हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज है आपका टीजीटी जीआईसी के लिए फाइनल रिवीजन क्लास नंबर 2। हम क्लास नंबर 1 कर चुके हैं। ये जो फाइनल रिवीजन है ये एक ऐसा रिवीजन है जो बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करा रहे हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप वन लाइन में केवल 1 वर्ड्स में भी देख करके अपने क्लियर कर सकते हैं और अपनी मेमोरी में रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, थैंक यू सो मच। चलिए आज सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग इसका, और ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर एंड टेलीग्राम पर दोनों पर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम पर है वो चिंता ना करें, उन्हें भी ये पीडीएफ मिलेगा। ओके, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। यहाँ पर है जेनेटिक डिजीज, मतलब आनुवांशिक रोग, लक्षण और उससे कौन सा जेंडर इफेक्ट होता है, मतलब उस पर किस पे प्रभाव पड़ता है, किस जेंडर पर। जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर बाय दिव्या, तो आपको मिल जाएगा। मैंने काफ़ी आपको उसमें बताए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। जैसे वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसमें होता क्या है, लक्षण क्या होते हैं। लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है पेशेंट, लाल रंग उसको काला दिखाई देता है। ठीक है, इसकी वाहक कौन होती है, मतलब किस जेंडर को ये प्रभावित करता है, तो फीमेल्स को, स्त्रियों को। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है आपको पता है, रॉयल डिजीज बोली जाती है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई या उसको एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो गई। इसकी भी वाहक कौन होती है, किसमें ये रोग देखने को मिलता है, फीमेल्स में, स्त्रियों में। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में आपके क्या होता है, बांझपन हो जाता है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में नपुंसकता। ये सारे जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जिसमें आपके ये रोग देखने के लिए या ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, जिसमें हमने पढ़ा था ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम की। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं आपके, 23 पेयर पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हर एक पेयर में कितने होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो आपके एक क्रोमोसोम में क्या होता है, एक पेयर में क्या होता है, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम का काउज होता है। तो डाउन सिंड्रोम में आपकी क्या होता है, मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बेडॉल हो जाता है। ये लक्षण होते हैं। क्लियर है, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक जेंडर नहीं है कि ये इसमें ही देखने को मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज बच्चों में रक्त समूह, माता पिता का रक्त समूह, मतलब माँ बाप का जो ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 हैं। एक तो ए है, एक बी है, एक ए बी, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंड एक ओ है। ठीक है, तो अगर माँ बाप का ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी है, तो बच्चों में कौन सा पॉसिबल है एंड कौन सा इम्पॉसिबल है कि बच्चों में ये ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ और पापा दोनों का ही ब्लड ग्रुप आपके ओ है, माँ का भी ओ है, फादर का भी ओ है, तो बच्चे में पॉसिबिलिटीज हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ए बी ब्लड ग्रुप, इम्पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं पाया जाएगा, देखा नहीं जाएगा। ओके, यहाँ लिखा हुआ है असंभावित। ओ और ए है तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज किसकी हैं, ओ ए की हैं, बी ए बी नहीं होगा। ओ और बी है, किसी का भी, एक का भी अगर ओ है और एक का भी अगर बी है, तो पॉसिबिलिटीज किसकी हैं, बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, ओ बी। ए बी नहीं मिलेगा। ओ और ए बी दोनों, मतलब दोनों एंटीजन अगर पाए जा रहे हैं और अगर एक में ओ है तो ए बी देखने के लिए मिलेगा, ओ ए बी देखने को नहीं मिलेगा। ए है दोनों का, तो ए और ओ हो सकता है, बी और ए बी नहीं होगा। ए बी है तो ओ ए बी कोई भी देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई इम्पॉसिबिलिटीज नहीं है कि इनमें से नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपके ए और बी है, एक का ए है एक का बी है, ठीक है, तो कोई सा भी ब्लड ग्रुप बच्चे में हो सकता है। अगर एक का ए है एक का ए बी है, तो ए बी हो सकता है बच्चे में, लेकिन ओ देखने को नहीं मिलेगा। दोनों का बी ब्लड ग्रुप है तो बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए और ए बी नहीं मिलेगा। बी और ए बी है अगर, तो ए बी हो सकता है, ओ देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके सामने एसिड है, इनके नेचुरल सोर्सेज हैं, कहाँ से पाया जाता है। एसिटिक एसिड आपको पता ही है, सिरका, लेकिन इसके अलावा फलों के रस, सुगंधित जो तेल होते हैं उनमें भी मिलता है। फार्मिक एसिड, चींटी, बर, बिच्छू, इनमें भी आपके फार्मिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में। बेंजोइक एसिड घास में, पत्ते में। लैक्टिक एसिड दूध में, ठीक है, मिल्क में। टार्ट्रिक एसिड आपके इमली में और अंगूर में। मैलिक एसिड सेब में। ऑक्सैलिक एसिड सरेल के वृक्ष में, सरेल के ट्री में।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम और उपयोग। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, उनका क्या रासायनिक नाम है, मतलब क्या केमिकल नेम है, और उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है आपके सामने साधारण नमक, जिन्हें आप NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल नेम है और किसमें यूज होता है, फूड का टेस्ट बढ़ाने में इंप्रूव होता है, मतलब फूड का टेस्ट इंप्रूव कर देता है नमक, है ना। अचार को प्रिजर्व करने में, मछली और मांस को प्रिजर्व करने में आप किसका यूज करते हैं, सॉल्ट का, बेसिक सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। नाउ द नेक्स्ट वन इज धावन सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा। इसका क्या होता है केमिकल नेम, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने में, कांच के निर्माण में, आपके डिटर्जेंट जो पाउडर डिटर्जेंट आता है उसको बनाने में यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। तो बेकिंग पाउडर अग्निशमन में पेट की अम्लता, मतलब एसिडिटी हो जाती है पेट में, स्टमक में, उसको भी रिलीज करता है, रिलीफ पहुंचाता है आपके खाने का सोडा। कुछ लोग खाने का सोडा पानी में डाल के पी लेते हैं, आराम कर देता है उन्हें। नेक्स्ट वन इज फिटकरी। फिटकरी का आपके फॉर्मूला होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4Al2। ये किस में यूज होता है, ये डाइंग, रंगाई में आपके, ठीक है, प्रिंटिंग में। कटे हुए स्थान से अगर आपके कहीं पर कट गया है, मान लीजिए वुंड हो गया है और घाव से खून आ रहा है, तो उसको रोकने में भी हेल्प करता है, रक्त के रिसाव को रोकने में, एंड पानी को शुद्ध करने में भी उपयोगी है, वाटर को प्योर करने में भी। नाउ द नेक्स्ट वन इज शोरा, पोटेशियम नाइट्रेट। शोरा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये बारूद बनाने में और उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। नीला थोथा, ये क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ये क्या करता है, ये कवक नाशी के रूप में, और रंगाई और डाई, मतलब डाइंग इन प्रिंटिंग, दोनों में जो है इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज कुछ आपके चिकित्सा उपकरण हैं और उनके फंक्शंस हैं, जैसे EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है। EEG किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन की जितनी भी तकलीफें होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, कोई भी डिजीज है, उसका पता लगाने के लिए EEG का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियो टर्म ही आपके हार्ट से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG आपके हृदय संबंधी विकारों का पता लगाता है। नेक्स्ट वन इज पेसमेकर। आपको पता ही है, मस्कुलर नॉट होती है जो क्या करती है, हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित अंग, मतलब जो डिजीजेस हो जाती हैं तो उनसे कौन सा ह्यूमन ऑर्गन इफेक्ट होता है, उस पर किस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मलेरिया, मलेरिया में क्या क्या प्रभावित होता है, कौन सा अंग, तिल्ली एंड RBC। तिल्ली को स्प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लेन, N होगा यहाँ पे साइड में, और RBC रेड ब्लड सेल्स को तो खा ही जाता है मलेरिया। ठीक है, नींद की बीमारी में ब्रेन, पेचिश, आंत मतलब इंटेस्टाइन, पेचिश लग जाते हैं तो इंटेस्टाइन में मतलब प्रॉब्लम हो गई है। टिटनेस पूरे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। टाइफाइड में आपके आंतों में टाइफाइड हो जाता है। क्षय रोग में फेफड़ा। अब जो टीबी है ना, वो लंग्स की भी होती है और आपके ब्रेन की भी होती है, आपके बोन्स की भी होती है, मसल्स की भी होती है, वो तो कई सारे टाइप्स हो जाते हैं। लेकिन अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए क्षय रोग से प्रभावित अंग, तो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। क्लियर हो गया। एंड वो तो मैंने जो बताया वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ टीबी हो गए, ट्यूबरक्लोसिस। डिफ्थीरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वास नली, सांस लेने वाली नली। रेस्पिरेटरी ट्रैक। प्लेग से आपके फेफड़ा एंड लिम्फ नोड, ठीक है, लंग्स एंड लिम्फ नोड। निमोनिया, लंग्स, निमोनिया में भी लंग्स अफेक्टेड होते हैं। कोड़, लेप्रोसी में पूरा नर्वस सिस्टम एंड स्किन पे फफोले पड़ जाते हैं, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। गोनोरिया, मूत्र मार्ग, एक्सक्रीटरी पाथ जो होता है, यूरिनरी पाथ जो होता है वो इफेक्टेड होता है। एड्स से पूरी इम्यूनिटी सिस्टम, पूरा प्रतिरक्षा प्रणाली, एड्स पूरा खराब कर देता है उसे। पोलियो से आपके स्पाइनल कॉर्ड एंड नाड़ी तंत्र, स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ बोलते हैं, ठीक है, एंड नाड़ी तंत्र। चेचक से संपूर्ण शरीर, पूरे शरीर पे दाने से निकल आते हैं और बुखार भी आता है। रेबीज भी आपके तंत्रिका तंत्र को, पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा, आंख की बीमारी है, आंख में हो जाता है। इन्फ्लुएंजा, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है इन्फ्लुएंजा। हर्पीज आपके स्किन को करता है। डेंगू में संपूर्ण शरीर, डेंगू में तो आपको पता ही है ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, पूरा बॉडी में प्रॉब्लम हो ही जाती है। पीलिया, लीवर पर असर डालता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इंपॉर्टेंट बीमारियां और उससे प्रभावित होने वाले अंग। तो यही आज का लास्ट है
और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम करेंगे कल मॉडल पेपर नंबर 3, तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा मॉडल पेपर नंबर 3 के लिए। और ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना सब ध्यान रखिएगा, बाय बाय।